आज हम सबके लिए और देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब देश को एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में सशक्त, दृढ़, साहसी, ईमानदार और दृष्टिवान नेतृत्व प्राप्त हुआ है। विगत 8 वर्षों की यात्रा में देश की करोड़ों करोड़ जनता के सहयोग और आशीर्वाद से इस सरकार ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। समग्र विकास, संतुलित विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, दलित का उत्थान, इस दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह समर्पित रही है। इसलिए आप सब अनुभव करते होंगे कि देश में लोकतंत्र को अनेक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 2014 तक एक बड़ा असंतुलन दिखाई देता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस असंतुलन को संतुलित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसके सद परिणाम हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। एक समय था, एम्स दिल्ली में हुआ करता था। वाजपेयी जी की सरकार आई तो दिल्ली से बढ़कर एम्स 4 राज्यों में गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में एम्स हो, इस योजना पर काम चल रहा है और हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े शहर हुआ करते थे जहाँ IIM हो, IIT हो, लेकिन आज सब राज्य इस दिशा में प्रवृत्त हों। शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति का सूत्रपात करके प्रधानमंत्री जी ने संतुलन शिक्षा के क्षेत्र में भी साधने की कोशिश की है। देश में गैर बराबरी समाप्त होना चाहिए, यह नारा तो राजनीति में बहुत लोकप्रिय हुआ। जो भी आया उसने कहा गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए, जो आया उसने कहा गरीबी समाप्त होनी चाहिए, जो आया उसने कहा गैप्स भरना चाहिए। लेकिन इस दिशा में जैसा प्रयत्न अपेक्षित था नहीं हुआ। लेकिन मैं यह गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में 2 प्रकार के वर्ग हो गए थे। एक उपेक्षित वर्ग था, एक समृद्ध वर्ग था। एक के पास अपना घर था, एक के पास रहने को छत नहीं थी। एक के पास घर में शौचालय था, एक के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। एक के पास रसोई गैस थी, एक के पास रसोई गैस नहीं थी। एक के पास बिजली का कनेक्शन था, एक के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस गैर बराबरी के नारे को कार्य रूप में परिणत करने का बीड़ा उठाया। उसका परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को छत मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बार के बजट में भी 48,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। बचे हुए गांव भी सड़क से जुड़ जाएं, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर को रसोई गैस उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। समाज आगे बढ़े, यह सदप्रयत्न जितनी तेजी से आज चल रहा है, उसका सदपरिणाम निश्चित रूप से देश को मिलता हुआ दिखाई देने लगा है। हम सब जानते हैं देश में पूंजी एक व्यवस्था है,
देश के जीडीपी बढ़ना घटना यह एक अपना मैकेनिज्म है, लेकिन मोटी बुद्धि से अगर हम सोचें तो देश के करोड़ों करोड़ गरीब अगर उनका जीवन सुगम नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, तो भारत खुश कैसे हो सकता है, भारत समृद्ध कैसे हो सकता है। अगर इस देश को विकसित देश के रूप में तब्दील करना है तो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है और जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। दुनिया में भी भारत की साख बढ़े, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम बढ़ाए हैं और आज हम महसूस कर रहे हैं कि एक समय था जब दुनिया के राजनीतिक मंच पर हमारी अनदेखी भी हो जाती थी, लेकिन 7-8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और दृढ़ नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत इस स्थिति में आ गया है कि कोई भी राजनीतिक फोरम हो, उसका एजेंडा बिना भारत की राय के तय नहीं होता। यह हम लोगों की निश्चित रूप से बहुत सफलता है। कूटनीति हो, व्यापार नीति हो, यह एक पक्ष है, लेकिन हमारे देश की ताकत को पहचानना, देशज ज्ञान को पहचानना, उसे सम्मानित करना, उस पर काम करना और देश की जो ताकत है उस ताकत को दुनिया के राजनीतिक मंच पर स्थापित करके भारत का मान और सम्मान बढ़ाना, यह नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं बहुत अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता, एक उदाहरण जरूर आप सबके समक्ष देना चाहूंगा। पिछले दिनों कोविड से सारी दुनिया पीड़ित थी, हम भी पीड़ित थे। कोविड की आहट फरवरी 20 में आई, मार्च में लॉकडाउन हुआ, दुनिया हतप्रभ थी। दुनिया में बड़े से बड़े संपन्न और टेक्नोलॉजी से संपन्न, हेल्थ सर्विसेजों से संपन्न देशों को भी सूझ नहीं पड़ रहा था कि वो क्या करें कि क्या ना करें। प्रधानमंत्री जी ने देश को साथ लिया, देश ने अनुशासन का परिचय दिया। हम अपने अनुशासन से, पथ्य और परहेज से काफी हद तक अपने आप को बचाने में सफल हुए, लेकिन वह महामारी थी। उस समय हेल्थ सर्विसेज की हमारी स्थिति उससे निपटने के लिए अनुकूल नहीं थी। एक तरफ लॉकडाउन किया, दूसरी तरफ हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाया। कहाँ एक पीपी किट के लाले पड़ रहे थे, मास्क की उपलब्धता नहीं थी। आज भारत पीपी किट बनाने में दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बन गया है। ये जिजीविषा से भारत ने इस कोविड कालखंड में काम किया है। हम सबको ध्यान है, पोलियो की वैक्सीन जब दुनिया में बन गई थी तो हिंदुस्तान को 20 साल बाद मिली थी। उस 20 साल के कालखंड में कितने लोग कालकलवित हो गए होंगे, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। अगर भारत उसी विचार से ओतप्रोत रहता तो कोविड की वैक्सीन बनने में और दुनिया से हमें मिलने में कितना समय लगता और उससे कितने लोग हताहत होते, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का विजनरी नेतृत्व था, देश सोच था, देश पर गर्व करने की उनकी अपनी एक वृत्ति थी और इसके कारण उन्होंने कहा कि दुनिया पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साइंटिस्ट दुनिया के अच्छे से अच्छे साइंटिस्टों में से हैं, इसलिए उन्होंने साइंटिस्टों से पूछा हम वैक्सीन बना सकते हैं क्या? सबने कहा बना सकते हैं। कितने दिन में बना सकते हैं? समय कुछ ज्यादा कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कम से कम एक वैक्सीन को बनाने में 90 दिन की जरूरत होती है। 90 दिन में वैक्सीन कैसे बन सकती है, इसके लिए आपको क्या चाहिए?
मैं सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं आपको दूंगा, लेकिन वैक्सीन 3 महीने में बननी चाहिए। और आप सबने देखा कि 3 महीने में वैक्सीन इजाद हुआ और आज हम 200 करोड़ डोज लगा चुके हैं। छोटे बच्चों के भी 43 करोड़ डोज लग चुके हैं। वैक्सीन लगाने के मामले में, उसका उपयोग करने के मामले में भारत नंबर 1 है। 90 से अधिक देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई किया है। सोलर एनर्जी के मामले में भी अगर हम देखें तो भारत की लीडरशिप में सारी दुनिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कृषि का क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि समृद्ध होगी और किसान सुखी होगा, तभी देश समृद्ध होगा और देश सुखी होगा। इस कल्पना के आधार पर भारत काम करता रहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोविड के कालखंड में भी, जब सारे दुनिया का पहिया थम गया था, देश में भी कल कारखाने बंद थे, उस समय भी सरकार की कृषि जैसी नीतियों और किसान के परिश्रम के परिणाम स्वरूप खेती में वृद्धि दर्ज की। आज ग्रोथ 3.9% है। अगले साल की बुआई के मामले में किसान ने चिंता की। और तो और कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो भी 4 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की बात है। इसके लिए मैं देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को और राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को अपनी ओर से इस मौके पर निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृषि का क्षेत्र परंपरागत क्षेत्र है। एक जमाना था जब हमारे यहाँ खाद्यान्न का अभाव था। उस समय के जो लोग रहे, उन्होंने खेती के क्षेत्र में नीतियां उत्पादन केंद्रित बनाई। आज कृषि उत्पाद की दृष्टि से हम खाद्यान्न में तो सरप्लस कंट्री हैं, लेकिन जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनमें या तो हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं या दूसरे क्रम पर हैं। हम पहले नंबर पर आए, इस दिशा में हिंदुस्तान का किसान प्रवृत्त हो रहा है और निश्चित रूप से यह सपना एक दिन पूरा होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। साथ ही कृषि का क्षेत्र हम सब लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कृषि के क्षेत्र में हमारे देश की आधी आबादी आजीविका के लिए निर्भर करती है। आधी आबादी जब रोजगार के लिए कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए यह कोशिश है कि कृषि की उत्पादकता बढ़े, कृषि के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े, कृषि उत्पादन को वाजिब दाम मिले, अच्छा बाजार मिले, कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट भी हो सके, लेकिन साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में नए लोगों के लिए रोजगार की उत्पन्नता भी हो। क्योंकि अगर ये आधी से अधिक आबादी सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहेगी तो निश्चित रूप से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए खेती पर निर्भर आबादी खेती भी करे, लेकिन वह खेती से संबंधित गांव में ही अन्य रोजगार से जुड़े, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़े, गांव का आदमी गांव में रुके, खेती का आदमी खेती में रुके और अच्छी आजीविका प्राप्त कर सके। इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचने की आज आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर बल देते हैं
कि कृषि के क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रवेश होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में जो छोटा मझोला 86% किसान है उसकी जिंदगी में बदलाव कैसे आए, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। और खेती के क्षेत्र में जो उत्पाद है उसको अच्छा बाजार मिलना चाहिए, बिचौलियों की समाप्ति होना चाहिए, किसान अपना उत्पादन अच्छे दाम पर बेच सके, किसान अगर चाहे तो आपका उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, ब्रांडिंग कर सके और प्रोसेस करके अच्छा दाम प्राप्त कर सके, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। और यह प्रयत्न सिर्फ नारा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा निवेश होना चाहिए तो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत, यह प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसके परिणाम स्वरूप बैंकों ने 8,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए और बाकी शीघ्रता से इन प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। जब ये पूरा फंड जमीन पर उतरेगा तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, फसल के उपरांत जो किसान को नुकसान झेलना पड़ता है किसान उससे बच सकेगा और किसान इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग तभी कर पाएगा जब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं होने के कारण किसान को उत्पाद रखने के लिए घर में जगह नहीं है, इसलिए जबरन उसको असमय न चाहते हुए भी मंडी में सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को कारगर स्वरूप प्रदान किया है। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और छोटा किसान उसकी आमदनी बढ़े, तो आप सबने देखा, चाहे वो सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, चाहे अच्छे खाद और बीज की उपलब्धता का सवाल हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी का सवाल हो, चाहे 10,000 नए कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ बनाने का सवाल हो, जिन पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार अपने पास से ही खर्च करने वाली है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह कोशिश है कि छोटा किसान समूह के रूप में इकट्ठा हो, वो समूह के रूप में आदान खरीद सके जिससे उसकी लागत कम हो सके, एक प्रकार के खाद और बीज और सॉइल हेल्थ टेस्टिंग रिकमेंडेशन का पालन करे तो लागत कम हो सके, सिंचाई में पानी कम लगे, सिंचाई में जो खर्चा है वो बच सके। और एफपीओ के माध्यम से जो भारत सरकार ने योजना बनाई है, सीबीओ जो उसके हैंड होल्डिंग करने के लिए लगभग 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है, बुआई से लेकर और उसके उत्पादन को बेचने तक मार्गदर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे कि छोटा किसान भी सीना तानकर अपने उत्पादन की बार्गेनिंग कर सके और अगर उसका उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का है और उसकी प्रोसेसिंग होकर वो अच्छे दाम पर कमा सकता है तो प्रोसेसिंग भी कर सके। अपनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए भारत सरकार ने एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का लोन की व्यवस्था की है, ब्याज सब्सिडी देने की व्यवस्था की है और इसके पीछे यही कोशिश है कि हर किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े। इजराइल और भारत दोनों ने मिलकर साथ काम किया है, 29 एक्सीलेंस सेंटर देश भर में बनाए, जिसके कारण हॉर्टिकल्चर का, सब्जी का रकबा बढ़ रहा है, ऐतिहासिक रूप से खेती के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आज की मुख्य आवश्यकता है, उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। और भारत सरकार की यह कोशिश है कि लगातार हम लोग किसानी के क्षेत्र में ऐसा काम करें कि किसानी करने की दृष्टि से नई पीढ़ी भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित हो। डिजिटल एग्री मिशन पर भारत सरकार काम कर रही है, सारे देश के किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, सारे देश के किसानों को एक ही जगह से सूचना मिल जाए, इसके लिए डिजिटल एग्री मिशन बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के ऐप बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सबका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है, इस दृष्टि से भी लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़े दिन में जब यह पूर्णता को प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश को इसका लाभ आने वाले कल में मिलने वाला है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों जब फसल को जरूरत होती थी यूरिया की, तो पूरे देश में मारामारी होती थी। मैं भी मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूं। उस समय जब यूरिया की आवश्यकता रहती थी तो हम सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में आकर 6-6 दिन बैठे रहते थे, धरना देते रहते थे, यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए। मोदी जी 2014 में आए, जब इस संकट से वो स्वयं भी परिचित थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि यूरिया के लीकेज को कैसे रोका जा सकता है। एक झटके में उन्होंने नीम कोटिंग का निर्णय लिया और उसके कारण यूरिया की कालाबाजारी पर काफी नियंत्रण हुआ। पिछले दिनों में ये जो अभी संकट आया है ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में यूरिया की जितनी दिक्कत किसान को होती थी उससे हम निश्चित रूप से बच सके। लेकिन यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर हैं। इन केमिकल फर्टिलाइजर ने अपने दायित्व की भी पूर्ति की है, हमारी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की है। निश्चित रूप से देश संकट से, जिस संकट से जूझ रहा था उससे उबारने में केमिकल फर्टिलाइजर ने भी हमारी मदद की है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ केमिकल फर्टिलाइजर ने उत्पादकता बढ़ाई, दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर की खपत भी निरंतर बढ़ती जा रही है। जब भूमि फर्टिलाइजर पर ही आधारित हो जाएगी तो भूमि का अपना ताना बाना तो खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा उगाई हुई उपज ही उसी का हम उपयोग करेंगे। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम धरती को माता कहते हैं, अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं। घर में अपनी माता के स्वास्थ्य की जब चिंता हमें होती है तो धरती माता के स्वास्थ्य की भी चिंता भारत के नागरिकों को करना है। और इसलिए हम लोगों ने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है आज देश में परंपरागत कृषि योजना के माध्यम से जिन किसानों को सहायता मिली है उन किसानों ने 38 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती करना प्रारंभ किया है। आज कृषि उत्पादों का जो निर्यात हुआ है उस निर्यात में लगभग 50% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हिस्सा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। लेकिन साथ ही साथ हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश बहुत बड़ा है, देश में साधन बढ़ रहे हैं, कृषि का रकबा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे जैसे होगा, पानी का सदुपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कृषि का रकबा और बढ़ेगा। आज 14 करोड़ परिवार किसानी में काम करते हैं, आधी से अधिक आबादी किसानी के क्षेत्र में काम करती है। तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेवारी है कि जब आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत चल पड़ा है, जब न्यू इंडिया के सृजन की ओर भारत चल पड़ा है, तो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म की उपलब्धता हमारे पास होनी चाहिए। किसान को और वैज्ञानिक को
तो प्रयोगधर्मी होना ही चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया, उसमें हमने सफलता अर्जित की। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए, उसमें भी सफल हुए। अब प्रधानमंत्री का बल है कि हमको नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, आप सब ने देखा होगा, कुछ दिन पहले दिसंबर में गुजरात के आणंद में एक बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, उसमें देश भर के किसान जुड़े थे और उसमें प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग के मिशन की लॉन्चिंग की थी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब पहले प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को रखा था, तभी परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत एक उप योजना बनाकर हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग पर काम किया। आज 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। उड़ीसा में भी लगभग 24,000 हेक्टेयर का रकबा जो है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में नेचुरल फार्मिंग के ओर लोग बढ़ रहे हैं और इसका प्रतिफल आने वाले कल में आने वाला है। इससे कृषि किसान की लागत कम होगी, धरती की उर्वरा शक्ति को हम कायम रख सकेंगे, धरती की ताकत को बढ़ा सकेंगे, अच्छा उत्पादन जो स्वास्थ्यवर्धक होगा उसको हम प्राप्त कर पाएंगे और किसान को भी इस उत्पाद के अच्छे दाम मिल पाएंगे। इसलिए मैं इस अवसर पर उड़ीसा के किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि नेचुरल फार्मिंग की ओर आप सबको प्रवृत्त होना चाहिए। भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं आप सबको इस मौके पर आश्वस्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि एक जमाना था जब रकबा छोटा था, साधन कम थे, लेकिन जो किसान खेती करता था वह थोड़ा गेहूं भी करता था, थोड़ा धान भी करता था, बाजरा भी करता था, रागी भी करता था, कुछ सब्जियों का उत्पादन भी करता था, कुछ फल पौधे भी लगाता था। लेकिन बीच में जब उत्पादन केंद्रित मानसिकता बनी और फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ा, तो किसान को भी ये लगा कि भाई छोटे मोटे चक्करों में क्यों पड़ना, धान और गेहूं में ज्यादा पैसा मिलता है, सरकार भी इसकी खरीद कर लेती है, तो इसी तरफ बढ़ाना चाहिए। गेहूं में भी पानी लगता है, धान में तो बहुत ज्यादा पानी लगता है, गन्ने में उससे ज्यादा पानी लगता है, पानी का संकट है। यह जानते हुए भी हम अंधाधुंध इस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सब इस बात को भली बात जानते हैं। आज न्यूट्रिशन की चर्चा होगी, ये चर्चा क्यों हो रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारी पद्धति कृषि की और हमारी पुरानी परंपराएं ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी रही है कि न्यूट्रिशन का संदेश देने के लिए हिंदुस्तान की परंपरा और पद्धति ही काफी है। आज दुनिया हमको उपदेश दे रही है, क्योंकि मोटे अनाज को हमने अपनी थाली में से सम्मान देना कम कर दिया है। यद्यपि मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा मोटे अनाज के क्षेत्र में काम कर रहा है, बाजरा की बड़ी खेती उड़ीसा में हो रही है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब हो या अमीर हो, मिलेट्स को भोजन की थाली में सम्मान और हिस्सा मिलना ही चाहिए, और इसलिए मोटे अनाज पर फोकस हम कर रहे हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन सबको मिल सके। और भारत के प्रस्ताव पर यूएन ने भी 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित करने का तय किया है। 2023 में पूरी दुनिया में मिलेट्स को थाली में स्थान मिले, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। मिलेट्स का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में सरकारें प्रयत्न कर रही हैं और अभियान चलेगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, त्रिलोचन महापात्रा जी यहाँ बैठे हुए, किसी भी जिन्स के क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कमी नहीं रखी।
500 से अधिक वैरायटीज के बीज इस देश में इजाद किए। हर वर्ष नए नए बीजों को इजाद करना, उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देना, इसमें आईसीआर का, कृषि विज्ञान केंद्रों का, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर चाहे वो बायोफोर्टिफाइड बीजों की किस्म हो, चाहे वर्षा आधारित क्षेत्र में वो बीज सरवाइव कर सके, अच्छी उत्पादकता किसान को दे सके, इस दिशा में काम करने की स्थिति हो, हर मामले में हमारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। दलहन और तिलहन की दृष्टि से निश्चित रूप से भारत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था, हमारे किसानों ने खूब दलहन बोया और दलहन के आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई, लेकिन निर्भरता पूरी तरह कम हो, इस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। खाद्य तेलों के मामले में अभी हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। भारत सरकार ने अभी तिलहन मिशन के साथ साथ ऑयल पाम मिशन को भी निर्णय किया है। इस मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। आईसीआर ने स्टडी की थी कि देश भर में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां पाम ऑयल की खेती की जा सकती है, और मुझे प्रसन्नता है ऑयल पाम मिशन की घोषणा के बाद हम लोगों ने गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस की, हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस की, और हम लोग सोचते थे कि आने वाले कल में 3 लाख की जगह हम 6 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती करें, लेकिन शायद जब सरकार 6 लाख सोचती थी, लेकिन राज्य इस दिशा में तेजी के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं। मिशन की लोकप्रियता बढ़ रही है, किसान को भी भाव की आश्वस्ति है, इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल की आश्वस्ति है, और इसके परिणाम स्वरूप शायद पहले चरण में ही हम 10 लाख हेक्टेयर रकबे में ऑयल पाम की खेती करके खाद्य तेलों में अपनी निर्भरता को, दूसरे देशों में जो निर्भरता उसको कम करने में सफल होंगे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि देश समग्र विकास और संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है, बढ़ते ही रहना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं, और देश भी कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है। आज देश में स्टार्टअप की संख्या, देश में टेक्नोलॉजी अपनाने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से हमारे सिर को गौरव से